नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में हर हफ्ता एक नई चुनौती लेकर आता है और साल की शुरुआत मतलब फरवरी का पहला हफ्ता ये तो हमेशा ही सबसे ज्यादा हलचल वाला होता है। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे सारी जरूरी खबरें एक साथ आ जाती हैं। बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, नई नई योजनाएं। हाँ, और यही वो हफ्ता है जो आने वाले पूरे साल की आर्थिक और नीतिगत दिशा तय करता है। सही कहा। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद यही है कि फरवरी 2026 के पहले हफ्ते की इन सभी जरूरी खबरों की गहराई में उतरें और ये समझें कि परीक्षा के नजरिए से इनमें क्या खास है। तो कहाँ से शुरू करें? मेरे ख्याल से अर्थव्यवस्था ही सही रहेगा, है ना? सबसे ज्यादा एक्शन वहीं हुआ है। जी, अर्थव्यवस्था से शुरू करते हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। वैसे एक रोचक बात यह है कि ये कर्तव्य भवन में तैयार हुआ पहला बजट है। हाँ, ये एक छोटा सा फैक्ट है पर दिलचस्प है। लेकिन अगर बड़े नंबर्स की बात करें तो रक्षा बजट पर सबकी नजरें थीं। 7.85 लाख करोड़ रुपए। ये आंकड़ा सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है। ये सिर्फ एक बड़ा आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे एक रणनीति है। पिछली बार के मुकाबले इसमें लगभग 14.68% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि काफी ज्यादा है। हाँ, और इससे भी जरूरी बात यह है कि इसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आधुनिकीकरण और नए हथियार खरीदने के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। अच्छा। ये साफ संकेत है कि सरकार का जोर अब पुराने उपकरणों को बदलने और आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में बने हथियारों पर है। मतलब ये पैसा तेजस MK2 या फिर प्रोजेक्ट जोरावर जैसे लाइट टैंक्स पर खर्च होगा? बिल्कुल, ये पैसा इन्हीं जैसे प्रोजेक्ट्स को रफ्तार देगा। बजट सिर्फ खर्च का लेखा-जोखा नहीं होता, ये सरकार की प्राथमिकताएं भी दिखाता है। सही है। वैसे बजट में एक और अहम फैसला हुआ है जिसका असर सीधे राज्यों पर पड़ेगा। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश को मान लिया गया है। 16वां वित्त आयोग, इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार टैक्स से जो भी 100 रुपए कमाती है उसमें से 41 रुपए वो राज्यों को वापस देगी ताकि वे अपनी योजनाएं चला सकें। इस 41% के हिस्से को बनाए रखना राज्यों की वित्तीय स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है। समझ गई, मतलब राज्यों के पास विकास के लिए पैसा बना रहेगा। अब बजट में कुछ नई और बड़ी योजनाओं की भी घोषणा हुई है। एक नाम जो बहुत चर्चा में है वो है बायोफार्मा शक्ति। हाँ, 10,000 करोड़ रुपए का बजट है इसके लिए। ये क्या कोई पुरानी योजना का नया नाम है या इसमें वाकई कुछ नया है? नहीं, एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसका पूरा नाम है स्ट्रैटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसका लक्ष्य सिर्फ दवाइयां बनाना नहीं, बल्कि भारत को रिसर्च और इनोवेशन का एक ग्लोबल हब बनाना है। अच्छा। हम जेनेरिक दवाओं में तो अच्छे हैं, लेकिन अब सरकार चाहती है कि नई दवाओं की खोज भी भारत में हो। दिलचस्प है। और इसी बजट में एक और शब्द सुनने को मिला, ऑरेंज इकोनॉमी। ये क्या है? इसका संतरे से तो कोई लेना देना नहीं है। नहीं, संतरे से नहीं। ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब है क्रिएटिविटी पर आधारित अर्थव्यवस्था। इसमें लेखक, कलाकार, डिजाइनर, गेम डेवलपर्स, मतलब वो सब लोग आते हैं जो अपनी बौद्धिक संपदा से कमाई करते हैं। और इसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC लैब्स लगा रही है। AVGC मतलब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। बिल्कुल, लगता है सरकार भारत के कल्चरल कैपिटल को भुनाना चाहती है। हाँ, आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर। अब अगर हम बजट से हटकर अर्थव्यवस्था के दूसरे आंकड़ों को देखें तो आर्थिक सर्वेक्षण भी आया है। इसके मुताबिक अगले वित्त वर्ष में भारत की GDP ग्रोथ 6.8% से 7.2% के बीच रहने का अनुमान है। एक मजबूत अनुमान है। और सिर्फ हमारी सरकार ही नहीं, गोल्डमैन सैक्स ने भी भारत की 2026 की GDP ग्रोथ का अनुमान 6.7% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी वजह है हाल ही में हुआ अमेरिका भारत व्यापार समझौता, जिससे कुछ चीजों पर टैरिफ कम हुए और व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। सही है। कॉर्पोरेट जगत से भी एक बड़ी खबर है। वॉलमार्ट $1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी बन गई है। ये बहुत बड़ी बात है। और भारत के लिए ये इसलिए जरूरी है क्योंकि वॉलमार्ट की भारतीय सब्सिडियरी है फ्लिपकार्ट। एक मजबूत वॉलमार्ट का मतलब है कि वो भारत में और ज्यादा निवेश कर सकता है, जिससे भारत की ई-कॉमर्स सेक्टर में मुकाबला और भी तेज होगा। बिल्कुल। अच्छा, आत्मनिर्भरता की बात हो रही थी तो आंध्र प्रदेश के पुदीमाडिका में भारत का पहला बड़े पैमाने का ग्रीन यूरिया प्लांट लगाने के लिए एक समझौता हुआ है। ये ग्रीन यूरिया क्या होता है? ये एक तरह से क्रांतिकारी कदम है।
देखिए, सामान्य यूरिया प्राकृतिक गैस से बनता है जिसमें बहुत कार्बन उत्सर्जन होता है, जबकि ग्रीन यूरिया ग्रीन हाइड्रोजन और हवा से ली गई नाइट्रोजन से बनता है। और ये प्रक्रिया पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है। जी हाँ, इससे न सिर्फ हम पर्यावरण को बचाएंगे बल्कि यूरिया के लिए हमारी आयात पर निर्भरता भी कम होगी। तो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आत्मनिर्भरता, इनोवेशन और वैश्विक विश्वास, ये 3 बड़े ट्रेंड्स दिखे। चलिए अब देश की कुछ और बड़ी राष्ट्रीय घटनाओं पर नजर डालते हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, इस पर काफी तेजी से काम चल रहा है। हाँ, और इसी कड़ी में महाराष्ट्र के पालघर में दूसरी पहाड़ी सुरंग बनाने का काम पूरा हो गया है। लेकिन यहाँ खबर से ज्यादा जरूरी है उस तकनीक को समझना जिसका इस्तेमाल हुआ है, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। 1 मिनट, ये ऑस्ट्रियन मेथड क्या है? इसका नाम ऐसा क्यों है? आपका अंदाजा सही है। ये एक बहुत ही स्मार्ट तकनीक है। इसमें भारी भरकम सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाने के बजाय इंजीनियर सुरंग के आसपास की चट्टानों की अपनी ताकत का ही इस्तेमाल सुरंग को सपोर्ट देने के लिए करते हैं। वाह, मतलब प्रकृति की मदद से ही प्रकृति पर विजय पाना। कुछ वैसा ही। ये ज्यादा लचीला और किफायती तरीका है, खासकर पश्चिमी घाट जैसे मुश्किल भूभाग के लिए। बहुत खूब। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी एक बड़ा आयोजन हुआ, भारत रंग महोत्सव। जी, ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय थिएटर फेस्टिवल है। मुख्य आयोजन तो नई दिल्ली में हुआ, लेकिन ये देश के 40 और शहरों में भी आयोजित किया गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। कला सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल। और गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए मीटी ने पैमाना पोर्टल लॉन्च किया है। क्या ये बस एक और सरकारी पोर्टल है? नहीं, इसमें दम है। इसका मकसद साफ है, 14.5 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाले सभी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की निगरानी करना। इससे प्रोजेक्ट्स में देरी और भ्रष्टाचार पर लगाम कसने में मदद मिलेगी। ये एक जरूरी कदम है। और कुछ छोटी मगर महत्वपूर्ण खबरें भी हैं, जैसे पंजाब में आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदला गया है। हाँ, अब उसका नाम गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट हो गया है। और ऐसी खबरों पर ध्यान देना जरूरी है। सार्वजनिक स्थानों के बदले हुए नाम अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। सही कहा। एक और गंभीर मुद्दा है पेन्नार नदी जल विवाद, जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चल रहा है। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने अब एक प्राधिकरण बनाने का आदेश दिया है। परीक्षा के नजरिए से यहाँ स्टैटिक जीके का एक बिंदु जुड़ता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262। अच्छा। ये केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। तो ये सारी आर्थिक और ढांचागत तरक्की देश की सीमाओं की सुरक्षा पर टिकी है। रक्षा क्षेत्र में इस हफ्ते क्या खास रहा? इस हफ्ते भारत और किर्गिस्तान की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण असम में आयोजित किया गया। खंजर, ठीक है। और डीआरडीओ ने भी एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी SFDR तकनीक का सफल प्रदर्शन किया है। ये सुनने में काफी टेक्निकल लगता है। आसान शब्दों में इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए, ज्यादातर मिसाइलों को ईंधन जलाने के लिए अपने साथ फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों ले जाना पड़ता है, जिससे वो भारी हो जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन रैमजेट इंजन एक एयर ब्रीदिंग इंजन है। ये उड़ते समय सीधे वायुमंडल से ऑक्सीजन खींच लेता है। वाह, मतलब जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ही ये इंजन हवा से ऑक्सीजन लेता है। सही समझे आप। इससे मिसाइल हल्की हो जाती है और ज्यादा दूर तक मार कर सकती है। ये लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए एक गेम चेंजर है। तो एक पायलट के लिए इसका क्या फायदा है? इसका सीधा फायदा यह है कि हमारा पायलट दुश्मन के विमान को उसकी मिसाइल की रेंज में आए बिना ही निशाना बना सकता है। अद्भुत। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी नजर डाल लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली में दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और खाड़ी देशों में काम करने वाले लाखों भारतीयों के हितों के लिहाज से ये बैठक बहुत अहम है। और दुबई इस हफ्ते 2 बड़े वैश्विक सम्मेलनों का केंद्र रहा। हाँ, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट और गल्फ फूड वर्ल्ड इकोनॉमी समिट। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की थीम ध्यान देने लायक है, भविष्य की सरकारों को आकार देना। आज के बदलते समय में ये बहुत जरूरी विषय है। बिल्कुल। अब विज्ञान और तकनीक की एक बहुत ही अनोखी खबर। केरल ने अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। ये मैंने पहली बार सुना है। ये सच में एक अनोखी पहल है। केरल सरकार ने बैसिलस सबटिलिस नाम के बैक्टीरिया को ये दर्जा दिया है। ये कोई हानिकारक बैक्टीरिया तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक दोस्त बैक्टीरिया है जो पौधों की ग्रोथ बढ़ाने और उन्हें बीमारियों से बचाने में मदद करता है। अच्छा। ये जैविक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा सांकेतिक कदम है। जब भी कोई राज्य ऐसा कुछ पहली बार करता है तो परीक्षा में उसके पूछे जाने की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। चलिए अब उस सेक्शन की ओर बढ़ते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, पुरस्कार और सम्मान।
सबसे पहले 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार दिल्ली पुलिस को मिला है। और झांकी में पहला पुरस्कार 2 महाराष्ट्र को मिला है और सर्वश्रेष्ठ सेवा मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार भारतीय नौसेना को गया। ठीक है। और एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड 2025। जी, ये भूटान की राजमाता ग्याल्युम आशी दोरजी वांगमो वांगचुक को दिया गया है। ये कहाँ दिया गया? असम के कोकराझार में बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में। विज्ञान के क्षेत्र में भी एक बड़ा सम्मान भारतीय मूल के वैज्ञानिक को मिला है। हाँ, वीरभद्रन रामानाथन को प्रतिष्ठित क्रेफोर्ड अवार्ड मिला है जलवायु परिवर्तन पर उनके काम के लिए। और संगीत की दुनिया में 68वें ग्रैमी अवार्ड्स। केंड्रिक लैमार ने 5 पुरस्कार जीते और बैड बनी का स्पेनिश एल्बम ऑफ द ईयर बना। ये पहली बार है कि किसी स्पेनिश भाषा के एल्बम को ये सम्मान मिला है। ये तो संगीत में बढ़ती भाषाई विविधता को दिखाता है। बिल्कुल। नवाले दुनिया के पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए। ये एक अविश्वसनीय रिकॉर्ड है। सच में। भारत में कुश्ती के प्रशंसकों के लिए क्या खबर है? प्रो रेसलिंग लीग का खिताब हरियाणा थंडर्स ने जीता है दिल्ली दंगल वॉरियर्स को हराकर। और क्रिकेट फैंस के लिए T20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत हो गई है। जी, जिसकी सहमेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहे हैं। और एक और अच्छी खबर निशानेबाजी से है। भारत को एशियाई राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी मिल गई है। ये एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। बिल्कुल। जब भी भारत को किसी बड़े खेल आयोजन की मेजबानी मिलती है, वो परीक्षा के लिए जरूरी हो जाता है। अंत में कुछ महत्वपूर्ण दिवसों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 1 से 7 फरवरी तक विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस था। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। जी, जो महान वैज्ञानिक CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की याद में मनाया जाता है। दिवस के साथ साथ उसके पीछे का कारण याद रखना भी जरूरी है। तो ये थीं इस हफ्ते की कुछ सबसे अहम खबरें। अब समय है एक त्वरित पुनरीक्षण का। बिल्कुल। चलिए सभी मुख्य बातों को एक एक पंक्ति में दोहराते हैं। रक्षा बजट 2026-27 के लिए 7.85 लाख करोड़। GDP अनुमान आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 6.8% से 7.2%। भारत रंग महोत्सव मुख्य आयोजन नई दिल्ली में। अभ्यास खंजर 13 भारत और किर्गिस्तान के बीच। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में। केरल का राज्य सूक्ष्म जीव बैसिलस सबटिलिस। 77वां गणतंत्र दिवस सर्वश्रेष्ठ झांकी महाराष्ट्र। प्रो रेसलिंग लीग विजेता हरियाणा थंडर्स। MHSR प्रोजेक्ट पालघर में दूसरी सुरंग का काम पूरा। और ग्रीन यूरिया प्लांट आंध्र प्रदेश के पुदीमाडका में। बहुत बढ़िया। अब आपकी तैयारी को परखने के लिए ये 10 अभ्यास प्रश्न है। पहला, केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को कितना धन आवंटित किया गया है? दूसरा, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 का आयोजन किया गया? तीसरा, किस राज्य ने हाल ही में बैसिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? चौथा, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? पांचवा, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? छठा, प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? सातवां, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2026-27 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? आठवां, पैमाना पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? नवां, DRDO द्वारा प्रदर्शित SFDR तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार की मिसाइलों में होता है? और 10वां, भूटान की राजमाता को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इन सवालों पर जरूर सोचिएगा। और जाते जाते बस इतना ही कहना है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर दिन की गई छोटी छोटी मेहनत ही आपको मंजिल तक ले जाती है। लगे रहिए, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अगर ये विश्लेषण आपके लिए उपयोगी रहा तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चर्चा को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगली बार किस विषय पर इतनी ही गहराई से बात करना चाहते हैं। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।